ये है। अब जी। तो ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये विषय जो है इसमें दो पक्ष हैं। जी। दुग्ध प्रसंस्करण में आने वाले समय में जो छोटे उद्योग हैं जो दुग्ध प्रसंस्करण का काम करते हैं, छोटे जी। छोटी डेयरी और ये, तो उनके जी। सामने क्या अवसर आने वाले हैं और क्या क्या पॉलिसी लेवल की चुनौतियां हैं। जैसे अभी हमारा जो 3 महीने पहले एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि यूएस द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत की डेयरी मार्केट को ओपन कर दिया जाए यूएस के लिए। तो जी। ये पॉलिसी लेवल का एक जो दबाव है, ये कितने दिन तक इंडिया इसको वो करेगा और कैसे कैसे इनसे निपटेगा। और जो डेयरी प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें कि घी भी बनता है, पनीर भी बनता है, छाछ भी बनता है और बहुत सारे तरह के उत्पाद बनते हैं, तो इसका क्या भविष्य रहने वाला है। कैसे मिलावटी जो उत्पाद हैं उनसे निपटा जा सकता है। और जो मिलावटी दूध और मिलावटी दुग्ध उत्पाद हैं उनका काउंटर करके गायों की संख्या बढ़ा के कैसे इन सबसे पार पाया जा सकता है, इस पर थोड़ा विचार रखिए। जी। आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब। जी सर। जी सर। देखो, दूध तो मदर नेचर का सबसे पोषक और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी, हर एक जीव के लिए जरूरी है। एनिमल टाइप के जीव के लिए और दूसरे जीवों के लिए इसके पैरेलल काफी चीजें होती हैं जो बच्चे से, छोटे पौधे से और अ, आगे सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। पर हम एनिमल्स किंगडम की बात करें तो वो भी स्तनधारियों की बात करें तो उसमें ये दूध सबसे पहला रिक्वायरमेंट। दूध कंप्लीट भोजन है, बाद में भी और आगे तक भी। तो दूध ऐसे माना गया है कि सभी जीव का अपनी मदर का जीव सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा होता है। और नेचर ने ये इसी तरह बनाया है कि बच्चे में बाहर से जो भी छोटा है उसमें बाहर से काफी चीज को खतरा रहता है, तो उसने पहला 2-3 दिन का दूध, जिसको आप कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो उसमें एंटीबॉडी से भर दिया कि इसमें उसको किसी तरह का कोई खतरा नहीं और वो बचाता रहेगा जब तक कि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी और ना डेवलप। ये तो जनरल दूध की इम्पोर्टेंस है। फिर दूध के बहुत से बायो प्रोडक्ट, बहुत से अलग अलग चीजें बनती हैं क्योंकि दूध में बहुत ही अच्छी ऐसे मटेरियल है। लेकिन ये भी बात हमें ध्यान ध्यान रहना चाहिए कि अनलेस आप प्रोसेस करो, प्रोसेस आप जरूरी हो जाता है। तो प्रोसेस करो तो ये लॉन्ग लाइफ नहीं है, ये पेरिस आइटम है। सभी अच्छे गंदे बैक्टीरिया से लेकर सभी इस पर अटैक, मक्खियों से लेकर सभी अटैक करेंगे। तो इसको शॉर्ट लाइफ है इसका, और उसको ये डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसका लॉन्ग लाइफ देने की कोशिश की जा सकती है। पर सबसे अच्छा मेथड जो हमारी संस्कृति में डेवलप हुआ, वो वो डेवलप हुआ कि लोकलाइजेशन। देखो, दूध प्रोडक्शन जिस एरिया में है उस एरिया में उसी टाइप के एनिमल डेवलप हुए हैं उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार। लेकिन ये जो व्यापार सिस्टम में, पूंजीवादी सिस्टम में क्या किया है कि अमेरिका में पैदा हो रहा है और उसको इंडिया में भेजेंगे। तो ये सोचते हैं कि ये बड़ा अच्छा और सस्ता आइटम है। ये बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट है। आपको उसकी कितनी एनर्जी लगती है, चाहे वो वर्ड के इस पोर्शन में और क्या हो, उसको कोई कैलकुलेट ही नहीं करता। और दूसरा फिर उसको प्रिजर्व करने में, उसको पाउडर बनाओ या जो भी कुछ बनाओ, उसमें कितनी एनर्जी लगती है प्रोसेस करने में, उसको कोई काउंट ही नहीं करता। तो नेचर के लिए तो जो जहाँ प्रोड्यूस होता है, और स्पेशली फ्रेश, अगर
ही मिल जाए तो सबसे बेस्ट अच्छा है, ना वेस्टेज है, और वहाँ के लोगों के लिए वो हेल्पफुल भी अच्छा रहता है। तो इसके लिए तो लेकिन ये अब सिस्टम हमने इस सिस्टम में बिगाड़ दिए हैं, और हम उसको प्रोसेस करते हैं नॉर्मल। दूध पैदा करने के लिए तो आप तरीके जानते हैं, हमने डेयरियों को ऐसे विकसित कर लिया है क्वालिटी की कम ध्यान देके। एक ग्रुप को गाय को कैसे ही रहे लेकिन वो मैक्सिमम दूध दे, उसको इंजेक्शन लगा लगा के दूध बढ़ा लिया है काफी विदेशों में। और फिर उसकी क्वालिटी में भी डाउन आता है, और जैसे A2 A1 का ही फर्क पड़ गया, लेकिन वो पोषक उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस चली हुई। दूसरा है कि ठीक है, वहां दूध को खराब नहीं होने देना, तो उसका पाउडर बना लिया जाता है। और ऐसी जगह में जहाँ जानवर नहीं है, पहले तो यही था कि भाई पाउडर भेज दो, या मिल्क मेड टाइप जो डब्बा आता था उसको उसको कंसंट्रेट करके दूध को बना लिया जाता है, या उसके और बाय प्रोडक्ट मिठाइयाँ बहुत सी चीज बन सकती है, ये इसका प्रसंग है। लेकिन मैं अपने कंट्री के बारे में कहना चाहूँ, और हमारे स्पेशली किसान के बारे में, जिस ग्रुप के आप में ये जो रोज ध्यान देते हैं, तो उसके लिए बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि दूध का प्रोडक्शन अपने ही एरिया में, अपने ही एरिया में बढ़ाया जाए। मतलब गौ पालन, जहाँ जितने दूध की जरूरत है, हो सकता है 50-60 किलोमीटर कोई डिस्टेंस नहीं होता है, आजकल 100 किलोमीटर भी कोई डिस्टेंस नहीं होता है। तो इस उस एरिया का एक संगठन या तो थोड़ा प्रोसेस करके भी, और वहाँ का दूध प्रोडक्शन बढ़ा के, और उसको वहीं पैक करके और वहीं डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, रादर देन गुजरात से अमूल आएगा और कहीं से कुछ आएगा, नंदनी आएगा कर्नाटका से, और इस तरह का ज्यादा नहीं, वही लोकली करा जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसकी क्वालिटी के लिए भी और लोगों की सेहत के लिए भी। इसके प्रसंग तो बहुत ही ज्यादा हैं, पनीर पनीर और ये आइटम है वो भी बनाए जा सकते हैं। पर आपने एक जिक्र किया मिलावट का। मिलावट का मेन कारण है कि नेचुरल प्रोडक्शन ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि रिक्वायरमेंट वर्सेस प्रोडक्शन, तो डिमांड वर्सेस प्रोडक्शन, तो ये इसलिए लोगों को दूध भी चाहिए, और उसमें थोड़ा धोखाधड़ी कर कर उनके पैसे भी बन जाते हैं। तो ये मिलावट का धंधा पड़ जाता। करीब ऐसा एस्टिमेट है कि 40% दूध मिलावटी में होता है। तो ये सब ऐसी बातें हैं, और इसमें काम करने की जरूरत है। तो हमारे फील्ड में तो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमारी देसी गाय जो जिस एरिया की है, उसका दूध, और उसको प्रोसेस जरूर करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँ कि वो दूध या टाइप भेजो, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। वो कोऑपरेटिव के थ्रू हम सारे दूध को इकट्ठा करें, ब्रीड वाइज उस वाइज कर सकते हैं, क्षेत्र वाइज, और स्पेशली अलग अलग भी कर सकते हैं कि देसी गायों का अलग, भैंस का अलग, और बकरी बकरी का अलग। उसको बहुत आसान से ही तरीका है कि वीक वीक के लिए भी हम पैक ऐसे भी पैकिंग, आजकल ऐसा भी सिस्टम आ रहा है कि वीक के लिए भी पैकिंग कर सकते हैं। नहीं तो उसको पैकिंग गांव में ही कोऑपरेटिव के थ्रू एक पैकिंग मशीन बनाई जाए, फालतू हो तो उसका घी बनाया जाए, लस्सियां बनाई जाए, उनको भी पैक किया जाए, और बटर और दही वगैरह भी सब ऐसे किया जाए। तो इस तरह कुछ करना ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन वो जो फॉरेन से मिल्क पाउडर आ रहा है, और ये काफी डेंजरस हो सकता है, लेकिन नेचर के लिए खराब है, जो कोई ध्यान ही नहीं है। देखो वहां कितनी एनर्जी लगती है बताइए मुझे, तो वो यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ थोड़ा छोटे से समय हम पहुंचा सकेंगे। बाकी रही डेयरी डेवलपमेंट है इसका, फिर डेयरियों के लिए किस तरह का चारा, और गायों के लिए किस तरह का चारा, ये सब भी उसका पार्ट ही आ जाता है। दूध प्रोडक्शन एक अलग से सिस्टम है, डेयरी पूरा मैनेजमेंट अलग से सिस्टम है, दूध सप्लाई और दूध का डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग से, इसके लिए अलग से लॉजिस्टिक है। सभी के लिए ये एक सिस्टम बना के, मुझे ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन एक अच्छा विकल्प है। तो हम इसको एरिया वाइज, घर घर में भी रहने दो, भैंस है गाय है सबका, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम ये बने कि भाई ये गाय का है तो गाय का, जो ताकि कस्टमर की चॉइस उसको मिल सके। इसी तरह उसका पनीर है तो ये गाय का है या भैंस का है या बकरी का है,
अच्छा पनीर आजकल डंकी का भी होने लगा है, और ऊंट का भी होने लगा है। तो सबको किया जा सकता है। और ये इसका ये बड़ा प्रोसेस है। डेयरी है, किस तरह की डेयरी बनाई जाए, उसमें कैसे किया जाए। और आजकल बीच में ये लार्ज स्केल की डेयरी भी बनी थी, जिसमें जो विदेशी गायों की, स्पेशली क्रॉस ब्रेड गायों की बड़ी बड़ी डेयरियां बनी थी, वो एक मशीन टाइप बनी थी। तो उस मशीन टाइप में हमारे मिलिट्री फार्म में भी 25,000 गाय थी जो मैंने भी हैंडल की है। वो सब क्रॉस ब्रेड गाय थी। तो लेकिन आप लोगों को जो विदेशी गाय हैं हमारे यहाँ कई कॉम्प्लिकेशन करके चली गई। उनका उनका लाइफ, एवरेज लाइफ, जो मेरी स्टडी क्या, नॉर्मल सभी की स्टडी है, उनका एवरेज लाइफ केवल 2 प्रोडक्शन देगी, फिर न कोई बीमारी हो जाएगी। और एवरेज लाइफ 6 साल था। हमारी का एवरेज लाइफ 18 तो मिनिमम है ही, पर 23-24 तक भी जा सकता है, ठीक से गाय करे। दूध बढ़ा, हर पर गाय के बाजार देखो, हमारी एक भैंस और एक विदेशी गाय के मुकाबले में हमारी 3 गायें पाली जा सकती है उस खर्चे में, उस फीड में, उस मैनेजमेंट में। और वो दूध अगर उनका कंबाइन, हम ये कह देते हैं वो 6 लीटर देती है, तो वो अकेली गाय भी 18 लीटर नहीं देती हमारी कंडीशन में। तो इसलिए ये ना सोचा जाए कि हम वो हमारी गाय से वो ज्यादा दूध दे रही है। और इसमें एक क्वालिटी तो है ही एक इश्यू। दूसरा मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मिल्क है, ये उसकी क्वालिटी के साथ साथ वो इजिली हो सकता है, उसमें ये बीमारियों का घर नहीं है। मेरा मेरा अपना निम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने एम्स, ये ट्यूबरक्लोसिस में एक रिसर्च एम्स के साथ मिलके की है। मेरी अपनी एक आरबीसी की एक बड़ी लेबोरेटरी थी। उसमें हमारी जो 25 हमारी देसी गायों में बहुत कम ट्यूबरक्लोसिस होती है। 1% ऑर्डर में, 1.1% कहीं कभी 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 से ट्यूबरक्लोसिस ऑर्डर तक पहुंचती है। लेकिन जो विदेशी गाय, क्रॉस ब्रेड गाय है, हमारी 25 के 25,000 गाय ट्यूबरक्लोसिस ने खत्म कर दी। और भी डिजीज थी, और जेनेटिकल डिजीज, बहुत डिजीज थी। और इसमें जो हमारी रिसर्च है कि हमारी गायों में नहीं होती इतनी ट्यूबरक्लोसिस जितनी इस विदेशी गाय में होती है। तो हमें इस दूध प्रोडक्शन में, स्पेशली ये कोऑपरेटिव सिस्टम, अपना देसी सिस्टम को आगे बढ़ा के और डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी करके, और प्रिजर्वेशन के तो खैर बहुत से मेथड है, वो भी बनाया जा सकता है। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आप हर एक को फ्रेश दे सकें, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी, इस तरफ से आज जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। जैसे आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों की तरफ जा रहे हैं, उसमें वो प्रिजर्व की हुई को लोग पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसे ही दूध भी फ्रेश की तरफ बढ़ाया जाएगा। और वो किया जा सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं, एक सिस्टम डेवलप करना है। धन्यवाद साहब। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। हमारे साथ में प्रतीक जी जुड़े हुए हैं गुजरात से। ये इन्होंने अपनी पढ़ाई की और इसके बाद फिर इनकी एक प्रेरणा में इन्होंने गौशाला खोली। तो जो इनके अनुभव हैं और जो दुग्ध प्रसंस्करण में जो इनको आपको जो अवसर और संभावनाएं दिखाई देती हैं और जो समस्याएं दिखाई देती हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक गौशाला अ, संचालक के नजरिए से एक क्या आपको उसमें संभावनाएं और क्या समस्याएं दिखती हैं? प्रतीक जी, आदरणीय प्रतीक जी। प्रतीक जी, आपको आवाज आ रही है? प्रतीक जी। जी। जी नमस्ते। जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैं बीच में दूसरे एक फोन पे था। लास्ट जो कन्वर्जेशन हुआ जी, वो मिलिट्री डेयरी फार्म वाले के बाद नहीं, में नहीं मैं था। आपसे अनुरोध करता हूँ। देखिए, आपने गौशाला चलाई है और चला रहे हैं, तो एक जी जी। गौशाला संचालक के तौर पे ये जो गौ दुग्ध प्रसंस्करण में अवसर और जो समस्याएं और जो पॉलिसी लेवल पे आपको भविष्य के चैलेंजेस दिखाई देते हैं,
उस पर जी। हम आपके विचार जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक। अच्छा। जी। नमस्ते सभी को। पिछले 10 वर्ष से मैं ऐसे 2 गाय से शुरू करके अभी 80 गाय का गौशाला यहाँ गुजरात में चला रहा हूँ। मैंने अलग अलग 3 जगह पे एक मतलब जैसे अहमदाबाद के पेरीफेरी में गौशाला चलाई है। तो अगर आप मतलब ऐसे कोई भी गौशाला छोटे से भी शुरुआत करते हैं, और अगर उनको दूध का बिक्री का अगर सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, तो गौशाला सस्टेन करने में बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे हमने 2 गाय से शुरू किया। पहले साल हमारे पास तो कुछ दूध नहीं था, पर दूसरे साल हमने बस 12 लीटर से चालू किया था। तो उस उधर जैसे जैसे हमारा मतलब जैसे डिमांड बढ़ता गया, ऐसे हम गायों का संख्या भी बढ़ाते गए, और लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहा। हम लोगों को ज्यादा मार्केटिंग नहीं करना पड़ा, वर्ड ऑफ माउथ से ही पब्लिसिटी होता रहा, और हम लोग दूध में आगे बढ़ते रहे। आज से 10 साल पहले 60 रुपए से चालू किया था। धीरे धीरे हमने मतलब जैसे हम सीखते गए, हमने क्वालिटी में भी सुधार किया, और समय भी जैसे बढ़ता गया, महंगाई थोड़ी बढ़ती गई, उस तरीके से हम धीरे धीरे रेट भी बढ़ाते गए। तो जो कस्टमर आज से 8-10 साल पहले से जुड़े थे, वो आज तक जुड़े हुए हैं। तो उन एक एक क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब बहुत समय लंबे समय तक गाय का दूध हमारा पीता है, तो उनको 2 या 3 साल में अपने स्वास्थ्य में अपने आप फर्क लगता है। जो मौसम संबंधित समस्याएं होती है, इम्यूनिटी रिलेटेड डिसीज होते हैं, लगातार कोई अच्छी वस्तु का सेवन करके उनको अच्छा लगता है, तो फिर वो गौशाला से अभी भावनात्मक रूप से धीरे धीरे जुड़े। ऐसे हम सीधा, मुझे जैसे लगता है कि जैसे हम लोग सीधा उनसे बात करने जाए, तो मतलब उनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है कि कैसे होगा क्या होगा। तो एक मतलब जैसे उनको गौशाला से अगर जोड़ना है, तो आप अच्छा वस्तु देकर उनको जोड़ सकते हैं। तो अगर किसी गौशाला को इनिशियल लेवल पर हमको सस्टेन करना है, तो दूध ऐसा मतलब ऐसे इंस्टेंट मनी मेकिंग टूल है, जो हम सीधा ही मतलब बेच के पैसा उसका क्रिएट करके, और गौशाला का जो हर रोज की जरूरत होती है, लेबर का जो सैलरी है, गाय का फीड है, कंसंट्रेट फीड है, धान वगैरह जो हम लोग उनको खिलाते हैं, मतलब जो भी खल वगैरह है उसको लाने का खर्चा है, वो सब उससे हम कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के कुछ कुछ खर्चे होते हैं, जैसे संवर्धन के रिलेटेड, बछड़ी पालन और वो सब होता है, तो जो मतलब लंबे लंबे समय का जो कार्यकाल का जो खर्चा है, वो फिर हमको धीरे धीरे गोबर और उसके उत्पाद से कर सकते हैं। शुरुआत में सीधा ही हम लोग गोबर का कोई भी उत्पाद सोचेंगे कि कोई जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते हैं कि हाँ इतना किलो गोबर देगी, इतना लीटर गौमूत्र देगी, उनसे ये करेंगे वो करेंगे, और फिर सीधा ही कुछ बिक्री होता नहीं है। तो उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट फेल हो जाता है। मतलब वो साल 2 साल में जो सोच के उन्होंने चालू किया होता है, वो मतलब उनको निराशा मिलती है, और वो गौशाला बंद भी कर देते हैं। तो अच्छी एनर्जी से काम करने का सोचा हुआ होता है, उसमें उनको निराशा हासिल होती है, और उनका देख के दूसरे लोग भी फिर गौपालन से दूर भागते हैं। पर अगर वो पहले से ही फोकस करे कि हाँ मैं पहले से मतलब थोड़ा दूध पे ध्यान देकर, दूध या दूध की जो उत्पाद है जिनकी डिमांड हाल में है, लोग अभी धीरे धीरे अवेयरनेस के चलते समझ समझ चुके हैं कि क्या मतलब लोगों को क्या खाना चाहिए, गाय के दूध का क्या महत्व होता है, तो वो सब वो कर लेते हैं। गोबर के उत्पाद है, जैसे गोबर से गणेश है, गोबर से स्वस्तिक ओम वगैरह है, वो गोबर की धूप बत्ती है, उसका अभी उतना इफेक्टिवनेस लोगों को लगा भी नहीं, और जो गौ प्रेमी लोग होते हैं, वो भी उनके घरों में मुश्किल से यूज करते हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग देखा हूं कि जो मंच से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कि मतलब गौ माता के नारे भी लगाते, पर उनके घरों में लक्स और लिरिल आते, उनके घरों में ही गौमय गोबर के मतलब वो जैसे साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, वो भी यूज नहीं होते। उनका ट्रीटमेंट होता है, वो एलोपैथी से ज्यादा पसंद करते हैं, नहीं कि रेगुलर वो गौमूत्र का सेवन कर। तो वो सब चीज जो है, वो मतलब ऐसे शुरुआत के दौर में बिक्री नहीं होती है, पर धीरे धीरे जैसे कोई व्यक्ति के घर में कोई नई बहू ब्याह की आई,
अब उनके घर में वो सोच रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हों, मतलब बच्चे के जो बच्चे होंगे उनको मैं स्वास्थ्यपूर्ण जीवन दूं। तो वो मेरे बहुत सारे कस्टमर है जिनके वहां पे प्रेगनेंसी के टाइम से वो लोग दूध ले रहे हैं। आज बच्चे गौशाला के दूध के सिवाय दूसरा दूध अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे। तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, हमने अच्छा निर्णय लिया कि उनको गर्भ संस्कार के टाइम पे ही गौमय उत्पाद मतलब देना चालू किया। वो तब से ही घी और दूध वो सब लेते हैं। ये कोई भी व्यक्ति शुरुआत में गौशाला चालू करता है तो उनके लिए ये अच्छा है। बस यही कहना है। और पॉलिसी लेवल पर ये है कि मार्केट तो जैसे अमूल और उनकी मार्केटिंग बहुत चालू है। और बहुत सारे मतलब जैसे अदर लोग होते हैं, जैसे रबारी वगैरह जो हमारे यहाँ पे होते हैं, वो अपना दूध जो होता है मतलब वो जैसे डेयरी में नहीं भरा के अभी धीरे धीरे बोतल में पैकिंग करके चालू कर दिए। पर उनका अगर सब लोगों का संगठन हो जाए तो वो सस्ते में ना बेच के उनको भी थोड़ा दाम ऊपर मिले, और दूसरा गौशाला को भी कम कंपटीशन का सामना करना पड़े। अभी हम लोगों का पहला सवाल का जवाब यही देना पड़ता है कि वो भाई गाय का दूध 70 रुपए में देते हैं और आप हमको 100 रुपए में क्यों देते? तो इसका जवाब हमारे पास यही होता है कि हम उनका जो रख रखाव है वो मतलब हम अपने तरीके से करते, उनका रख रखाव अलग होगा, हमारा रख रखाव अलग होगा, इसलिए हम इतना लेते हैं। पर दिक्कत ये है हाँ। कि उनके पास भी गाय मतलब जो होती है वो भी देसी ही होती है, जो रवारी वगैरह यहाँ हमारे गुजरात में होते हैं उनके पास। पर वो दिन भर में वो घुमाते हैं चारों तरफ और फिर शाम को उनको खल वगैरह सब देकर और वो दूध दोते हैं। तो आपस आपस में मतलब कंपटीशन होती है। बहुत सारी गौशाला ऐसी होती है जिनको मतलब ऐसा है कि शौक से ही किया है, 2-3 गाय है और अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको देते हैं, उनसे वो 50-60 रुपया नॉमिनली चार्ज कर लेते हैं। तो दूसरी गौशालाओं को फिर रेट के मामले में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा माहौल है जहाँ पे मतलब सिटी है, जहाँ पे बहुत सारी जगह से चारों तरफ से अगर गांवों से नजदीक के गांवों से भी दूध आता है, वहां पे रेट के विषय में अगर कुछ संगठन करके और उसको ऐसे किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, तो बहुत सारी गौशालाओं को हेल्प मिलेगा उससे, ऐसा मेरा मानना है। और पॉलिसी लेवल पर यही चीज पे काम होना चाहिए कि जो देसी गाय का दूध है उसका ये स्टैंडर्ड है, उसका इतना रेट होना चाहिए और उसी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमने पिछले दशक में देखा है कि एग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंडे मतलब अंडे का बिक्री और मार्केटिंग करने के लिए और उसका रेट रेगुलराइज करने के लिए वो मास में सब लोगों ने इकट्ठा होके मार्केटिंग किया। जैसे आज हम देखते हैं घी के विषय में, 600 का भी घी बेचते हैं, 800 का भी बेचते हैं, 1200, 1500, 1800, 2200, 2500, 2800, 3000। तो ऐसे अलग अलग रेट होते। कब हम कहीं कहीं तो देखते हैं कि मतलब चलो ब्रीड के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर लो चले, पर देसी गाय के घी के अंदर ही इतने रेट के वेरिएशन होते हैं, तो सामने लेने वाला जो मास है उनके माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। और वो कंफ्यूजन के चलते वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, या फिर कोई अच्छा व्यक्ति जो अच्छा चीज देना चाहता है वो अपना मतलब सही मूल्य नहीं मतलब पा पाता है। तो यही चीज है कि इसमें रेट्स के स्टैंडर्डाइजेशन हो, खिलाने के विषय में भी हो सकते हैं। अगर हम रेट्स के विषय में स्टैंडर्डाइजेशन करें और उनको उस एसोसिएशन के साथ जोड़ते हैं, तो उनको बोल सकते हैं कि आप इन गौ माताओं को इस तरीके से खिलाएंगे और उसका ये आउटपुट होगा, मिल्क की ये क्वालिटी होगी, और उसको हम इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करके और हम इस तरीके से बाजार में प्रस्थापित कर सकते हैं और आपको सही रेट दिला सकते हैं। अब कोई अच्छा व्यक्ति 1800 में बेच रहा है तो गलत है, और कोई बुरा व्यक्ति 3000 में बेच रहा है वो भी गलत है। तो इसके बीच का कोई ऐसा रास्ता कोई मतलब सहकारी या मतलब ऐसे आपस में मिलजुल के कुछ निकाल दिया जा सकता है। और उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो सकता है और एनजीओ इंटरवेंशन भी हो सकता है, उसके विषय में भी चर्चा हो सकती है। मेरा बस इतना ही कहना था। धन्यवाद प्रतीक जी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने बात रखी। दो बातें हैं इसमें। एक है कि जो रेट में वेरिएशन है जिसकी वजह से लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रेट में किस स्तर का वेरिएशन है ये जरा मैं आपको बताऊं। अभी दीपावली के समय में
कुछ देसी घी जो था वो कम पड़ गया, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ गाय का ही घी आता है, क्योंकि कुछ हमारा जो दूधिया है वही लाता है। लेकिन घी कम पड़ने की वजह से ऑनलाइन वाला सिस्टम ट्राई किया गया, और उसमें वेरिएशन इतना था कि 500 में भी घी दिखा रहा था, शुद्ध गाय का देसी घी। और ये भी कोई एक ब्रांडेड कंपनी, जैसे आपकी अमूल और मदर डेयरी और पतंजलि जैसे 700 रुपये और 600 रुपये, और ऐसे ऐसे रेट थे। और फिर इसके बाद उसमें कुछ ऐसे भी थे जो शुद्ध A2 दिखा रहे थे, वो 3,000, 4,000, 6,000। तो ये जो वेरिएशन है ये वाकई एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये किस तरीके से वो 500 रुपये में घी दे रहे हैं, और किस तरह से वो जो है वो 4,000 में दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर जब तक ग्राहकों को स्पष्टता नहीं होगी, तब तक बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के बीच में ये जो भ्रम की स्थिति है, उसका फायदा ये चीजों को मिलावट करने वाले और गलत तरीके से उत्पाद बनाने वाले लाभ उठाते रहेंगे। और सामंजस्य की अति आवश्यकता है। अभी गोधन समिट हुआ, तो जो खुराना जी थे, वो उनका क्लेम है कि वो देश की 22,000 गौशालाओं से जुड़े हुए हैं। तो मेरा उनसे यही प्रश्न था कि यहाँ पर जो एडवोकेसी लेवल के जितने भी चैलेंजेस हैं, जहाँ पर सरकार है, नियम है, नीतियां हैं, उस दिशा में हम क्यों ना एक दिन पूरा सत्र रखें। लेकिन शायद वो हो नहीं पाया, और वो बातें जो थी वो बातें बढ़ गई आगे। तो अभी ये जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसमें इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कई स्तरों पे काम करने की आवश्यकता है। और अगर वो हो पाया, और साथ ही साथ क्वालिटी मेंटेन हो पाई, प्राइस स्टैंडर्डाइज हो पाए, तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। और ये जो मिलावट, आज हम लोग मिलावट के शिकार हैं, तो उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। हमारे बीच में कई सारे और वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पर। तो इस अनिल विषय राठी में जी हैं। जी जी। अभिषेक जी, हाँ। मैं जी थोड़ा इसमें अभी अभी ताजा ही एक एक्सपीरियंस है। जी। अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज महासम्मेलन हुआ था दिल्ली में। वहां पे भी यह चीज को बहुत नजदीक से देखा गया। बहुत सारे लोग, मतलब जैसे गुरुकुल आए थे वहां पे प्रदर्शनी में। तो गुरुकुलों के तो अपने, मतलब ऐसे उनको पता है कि गाय का घी का क्या रेट होना चाहिए और क्या होता है। पर जो आम जनता आई थी, उनके बीच में मतलब ये एक उत्सुकता थी कि वो वहां पे क्यों 2500 में बेच रहे हैं और ये यहाँ पे क्यों 1,000 1,200 में बेच रहे हैं। तो इसमें मेरा मतलब जो पॉइंट है कहने का ये है कि अगर अच्छे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो बुरे लोग उसका फायदा बहुत बुरी तरीके से लेते। 2-3 फैक्ट्री वाले लोग आए थे वहां पे, जो 900 रुपए में गाय का घी दे रहे थे, जिसकी वजह से गुरुकुलों के घी नहीं बिके। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अब फैक्ट्री वाले को, अब और लोगों को सस्ता चाहिए। पीला वो भी है, पीला ये भी है। उनको बस दिखता है पीला, और वो मतलब ऐसे मानते हैं कि हाँ ये अपने को अच्छे रेट में दे रहा है, हमको अभी पोसाएगा, वो ठीक है ले लेंगे। और दूध और घी को आप देख के सीधा सीधा लैब टेस्ट बिना आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये देसी गाय का है या मतलब कहाँ से क्या होके आया है। तो अच्छे लोगों को जल्द से जल्द अगर इस विषय में बहुत अच्छे से काम करने का, या गौशालाओं को कहीं मतलब आगे सपोर्ट करने के विषय में कुछ चर्चा हो रही है, तो एक संगठन हो के काम हो, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, जो भी हो, सब लोग साथ में मिलकर करे, तो वो उसकी बहुत जरूरत दिखती है। जी ब्रिगेडियर साहब, इस पे कुछ आप विचार रखना चाहेंगे, ये जो विषय है? जी, ये जो वेरिएशन है, और ये जो कुछ तो क्वालिटी पे भी है, और कुछ इसमें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारा जो अपने अपने प्रोडक्ट को अ, आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारी पूरी डेयरी में, देसी गाय में ही बड़ा कंफ्यूजन सा है। क्योंकि सच्ची बात आगे आना में तरस करते हैं। मेरे को ये बताइए
मैं किसी से भी, कोई भी यहाँ बैठा है उससे भी पूछ सकता हूँ और किसी से भी पूछता हूँ, A2 घी क्या होता है? A2, A1 मिल्क होता है। मिल्क में प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो अगर वो है तो A1 है, वो नहीं है तो A2 है। घी कैसे A1 और A2 हो गया? और दूसरी ये बात सत्य कही है, कुछ लोग जो उसको इसका कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, दूध का भी, घी का भी और प्रोडक्ट का भी। तो स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें मिलावट मिला के वो 1200 का भी बेच दे, वो जो है 300 का भी घी मिलता है, 500 का भी घी मिलता है। वो सब मिलावट है, तेल और सब मिला के आज कैसे मिलते हैं? घी भी, दूध भी मिल सकता है, 40 रुपए का भी मिल सकता है, 100 रुपए का भी मिल सकता है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें कोई बुरा ना माने। हमने ये प्रोडक्ट सबके लिए, और ये कोशिश करनी है अपनी स्पेशली देसी गायों के प्रोडक्ट के लिए कि सब तक पहुंचे। जैसे कोई लोग 5,000 किलो घी बेच रहे हैं, उसका बिक जाता है, क्यों नहीं? क्योंकि उसने ऐसा बताने का ऐसा तरीका है। लेकिन ये मैं मेरे को बताइए, क्या किसान 5,000 रुपये बेच सकता है? क्या इतना वेरिएशन हो सकता है कि 1,000 मान लीजिए, ज्यादा ज्यादा नीचे मत ले जाइए, 1,000 और 5,000 के घी में इतनी क्वालिटी फर्क हो सकती है उसी देसी गाय का? तो ये जो महंगा बेच रहे हैं, ये उस प्रोडक्ट की बढ़ावा नहीं दे रहे। हर एक आदमी को मिलना चाहिए। जब घी हमारा या दूध हमारा देसी गाय का सब तक ठीक रेट में पहुंचेगा, प्रॉफिट जरूर लें, किसान नहीं ले रहे हैं, वो बीच वाले ले रहे हैं। प्रॉफिट जरूर लें, लेकिन प्रॉफिट 20%, 25%, 30% लीजिए, 50% लीजिए। आप प्रॉफिट आप 500% लें तो ये क्या मतलब है? तो ये है इस सिस्टम में, इसको सुधार करने की जरूरत है। जिस तरह आप बढ़ रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और हमारे को स्टैंडर्डाइजेशन पे भी जोर देना है। क्वालिटी किस तरह है, चाहे वो दूध है चाहे ये सारे ही हैं, और उनको मेंटेन कैसे करें, ये मिलावट कैसे हटें, ये बड़ा इश्यू है। उसको तो फायदा हो जाता है, बिक जाता है, क्योंकि दूध की प्रोडक्शन कम है। तो बड़ा इश्यू आता है गांव गांव में, हर स्केल में, सामूहिक रूप से हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, प्योर मिल्क का या प्योर घी का या प्योर अदर प्रोडक्ट्स का। तो इस विषय पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। अच्छा बोला है साहब ने जो भी बोला है, और इसको इस तरह करना चाहिए। पर ये जरूर वेरिएशन ये है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वही वही ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, कुछ स्केल पे होता है, लेकिन 5,000 किलो घी आप बेचोगे तो कैसे आप उसको सिद्ध करोगे कि ये कोई ऐसा थोड़ी वेरिएशन, गायों में इतना डिफरेंस नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आदरणीय उमेंद्र जी। जी अभिषेक जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। और कुछ जो मैं अपनी मेमोरीज में लाना चाहूँ बातों को, तो हमारी प्लानिंग में थोड़ी चूक हो गई है। जैसा भाई ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि दूध हर स्तनधारी जीव की पहला भोजन है, उसकी पहली आवश्यकता है। हर मादा जो है दूध अपने बच्चे को देती है। कुदरत ने बनाया है उस छोटे बच्चे के लिए कि भाई उसको दूध मिल जाए। और हिंदुस्तान में तो दूध का विशेष महत्व रहा है, जितना बाकी किसी भी सभ्यता में दूध को उमेश जी, शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कम आ रही है या आ ही नहीं रही है? हाँ, शायद मेरी तरफ से दिक्कत है, आपकी तरफ से अभी तो हाँ, नहीं आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी, आप कंटिन्यू करिए। जी जी। जी। अभिषेक जी, आपकी तरफ से दिक्कत है, उनकी तरफ से आवाज साफ आ रही है। अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से दिक्कत है, ठीक है। तो आगे का मॉडरेशन तो मैं आग्रह करूंगा हमारे उत्पत्ति जी अगर जुड़ गए हैं तो उत्पत्ति जी आगे का मॉडरेशन करें या गोपाल जी करें, कोई भी करें। मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। दूध जी। को आयुर्वेद में तो बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। दूध और दूध के जितने प्रोडक्ट हैं, घी और माखन से तो हमारे कृष्ण जी हमेशा जुड़े रहते हैं, उनके फोटो बताती है। और आयुर्वेद में जब पढ़ते हैं तो दूध में बड़े अच्छे, बड़े भारी गुण हैं।
और शायद यही था। अभिषेक जी आपके साथ भी रहा होगा, वरना मेरा और ब्रिगेडियर साहब राजाराम जी तो कंफर्म करेंगे कि बचपन में आते जाते समय बाबा नाना फूफा ये जरूर पूछते भगवान। थे कि जान गाय है भैया, भैंस है दूध दे रही है, जानवर हैं दूध दे रहे हैं। तो हमें कभी कभी लगता था कि ये बात जो कि पूछते हैं कि गाय है या नहीं है और दूध दे रही है कि नहीं दे रही है। और बताने वाले भी बड़े प्राउडली बताते थे कि हाँ 2 गाय हैं, वो ब्याह गई है, वो करने वाली है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दूध हमारा हिंदुस्तान में स्टेपल डाइट था, दूध दूध और घी। इवन घी के बारे में तो एक जगह फिर ये आया कि हम हिंदुस्तानी लोग घी के इतने दीवाने थे कि जो राजा बढ़िया अरबी नस्ल के घोड़े मंगाते थे सेना के लिए, उनको भी जो है घी पिला विला करके, ब्रिगेडियर साहब कंफर्म करेंगे, और उनको भी खराब कर दिया करते थे जब घोड़े के वो डाइट में नहीं था। तो खैर बात वो थी। और उसी से हमारी सभ्यताएं विकसित हुई। ये जब से शहरीकरण आया, और मुझको याद है ये संजय गांधी जी ने शुरू किया कि शहरों से डेयरी बाहर निकाल दी जाए। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली ऑर्डर किया कि भाई डेयरी जो है शहर से बाहर निकाली जाए, चूंकि एक हमारे परिचित थे जिनकी दिल्ली में डेयरी थी। और फिर अचानक जो है वो इमरजेंसी पीरियड में सारी अपनी शायद 12-14 भैंस लेकर के गुड़गांव पहुंचे, और वहां फिर क्या हो गया कि डेयरी बाहर निकाल दी गई। तब से ये पैटर्न चला आ रहा है, डेयरी खराब है और साहब ये मक्खी मच्छर का कारण बनती है, बीमारी बनती है। तो अब शहर बड़े होते जा रहे हैं, 40 किलोमीटर की लंबाई में शहर है, दूध उससे बाहर पैदा होगा। अब मुझे लग रहा है कि ये अप्रोच वापस आएगी, क्योंकि आयुर्वेद फिर ये कहता है कि दूध को लंबे समय तक रखने पर उसके गुण खराब हो जाते हैं। वो वैसे सामान्य रूप से दूध जो है वो पित्त शामक है। दिन भर जो भी आपने भोजन किया है उससे जो पित्त बनता है, शाम को आप अगर शुद्ध दूध ताजा दूध ले लें, शराब शाम का ही निकला हुआ और उसको गर्म करके ठीक से बॉईल किया हुआ, तो वो आपकी जो एसिडिटी टाइप की है उसको कम करता है। लेकिन ये दूध से चल के आया हुआ, रखा हुआ, फ्रिज में किया हुआ 2 दिन बाद का, ये उल्टा पित्त कारक है। तो शायद शायद एक आइडिया लाना पड़ेगा कि भाई हम 10, 15, 20 किलोमीटर के रेंज में फिर कहीं एक एनिमल का भी एरिया रखना पड़ेगा। जैसे प्लानिंग करते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो सब उसमें ग्रीन बेल्ट रखते हैं, वो इंडस्ट्री का एरिया रखते हैं, वो स्कूल्स का और इनका इंस्टीट्यूशंस का एरिया रखते हैं। लाइक वाइज जो है हर शहर में ट्रांसपोर्टेशन का एक सिटी होता है, सब वहाँ सारे ट्रक व्रक आते जाते रहते हैं। तो ऐसा ही एक नई सोच लानी पड़ेगी, कोई अच्छे लोग यहाँ से निकले हुए लोग जुड़े हैं कहीं बताएं जा करके। तो ये एनिमल्स के लिए भी एरिया ऐसा हो जहां अपने एनिमल्स बाकायदा रखे जा सकें, पाले जा सकें, और उनके लिए पानी तालाब वगैरह वगैरह भी रह सकें। ये तो बात रही मिल्क और मिल्क के आगे मतलब क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। जो रेट की बात आप कह रहे हैं, रेट और क्वालिटी, मैं आपको सिंपल सा अर्थमेटिक बताऊं तो अगर दूध को हम 60 रुपए लीटर मांगते हैं, तो आप समझिए अभिषेक जी, मैं बाकी सभी साथियों के लिए भी कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज गाय के दूध में 3 से 5% फैट है। 5% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये वेरी करता है उसकी डाइट पे। अगर वो बिनौले वगैरह खा रही है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और सामान्य घास पत्ती खा रही है तो 3.5% के आसपास वेरी करता है। थोड़ा उसकी ब्रीड पर भी फर्क पड़ता है। तो आप 60 रुपए लीटर दूध ले रहे हैं, यानी कि आप 100 लीटर दूध जो है वो 6,000 रुपए का आपको मिल रहा है। और उसमें आपको 3.5-4 किलो, मैक्सिमम 5 किलो घी मिलेगा, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता, साइंस ही अलाउ नहीं कर रही है। तो 6,000 का आपको है तो 12×5 = 60, आपको कम से कम 1,200 रुपए किलो से कम में बेचेगा तो घाटा होगा। और ये तब है जब 100% आप उसका फैट आपने घी निकाल लिया है। और अगर मट्ठा वट्ठा चलाने में थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप उसका बढ़ाना पड़ेगा। अब ये तो बिल्कुल मतलब ताज्जुब इस लेवल तक है, आदमी अपने बाल नोचे। मैं तो सोच कर बोध करता हूँ कि भाई तुम 600 रुपए किलो का घी कैसे दे सकते हो। कोई गाय तो ऐसी आ नहीं गई जिसने उसमें ज्यादा फैट दे दिया हो, मगर बस चल रहा है। और कहीं कोई चेक कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जो मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने कहा है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस फील्ड को, हाँ आपने जो टॉपिक रखा है कि भाई इसमें लघु उद्योग के रूप में काफी रोजगार की संभावनाएं हैं, काफी जरूरतें हैं। और इसीलिए शायद प्राइम, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसको गांव में कुछ समझ में नहीं आता वो अपना 2 भैंस बांध करके अपना छोटी सी जीविका चला सकता है, बशर्ते कि थोड़ा सा जानवर के लिए चारा पत्ते का उसके पास जुगाड़ हो। गांवों में सरकारी कागज में अब भी चारागाह के लिए जगह है, वो मार्क है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जानवर वहां अपना प्रॉपर जाकर के घूम सके, चर सके। तो वो भी बेकार हो गए हैं।
और ये जो फॉरेन ट्रेड का मामला फंसा हुआ है वो इसीलिए फंसा हुआ है कि अगर इसको भी खुला कर देंगे तो वो लाखों लोग जो केवल 2 जानवर पाल के अपना परिवार चला रहे हैं, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें मुझे याद आ रही थी जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था। जी धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद उमेंद्र जी। आ, आदरणीय देवदत्त गंगवार जी, बहुत सारे साथी पहली बार जुड़े हैं, वो अपना नाम नंबर जिला डाल दें चैट बॉक्स में, तो जिससे हम लोग जी भाई आपके साहब, प्रश्न सभी लोगों को पूछ मेरा सकें। प्रणाम। भाई ओमेंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो एक्चुअल पोजीशन है वही बताई है। मैं तो गांव में रह रहा हूँ, मेरे पास गांव में 2 गाय हैं और गाय दोनों दूध दे रही हैं, और 14 साल पहले से मैं इसको दूध को पी रहा हूँ। और मेरा तजुर्बा है, जो ओमेंद्र जी ने कहा बिल्कुल कतई सटीक जवाब बताया कि 6,000 रुपए में अगर दूध लिया 60 रुपए लीटर के हिसाब से, तो 6,000 में तो 1200 का तो घी होना ही होना चाहिए। ये एक्चुअल है, बिल्कुल 1200 से कम होना ही नहीं चाहिए। और जो 600 रुपए में दे रहे हैं वो हमें तो लगता है कि घी वो है ही नहीं, मेरे हिसाब से। हाँ, वो हो ही दूसरी नहीं बात यह सकता। है, हाँ हाँ, दूसरी बात यह है कि मैं जो गांव में रह रहा हूँ, तो गांव में जो पोजीशन है, जैसे चारा है तो चारा भूसा मोल नहीं लेना है, और हरा चारा मोल नहीं लेना है, वो अपने खेत में ही पैदा हो जाता है। तो ये प्रॉफिट जो हो जाता है, ये किसान को ये अपने यहाँ प्रॉफिट हो जाता है। बस हमें क्या लेना है कि खली लेनी है, वो खली भी नहीं लेनी है। जब तेल पिराया तो खली अपनी हो गई, वो खली भी उसी खाती रहती है अपनी। और उसके चोकर के लिए ये है, चोकर के लिए अपना गेहूं हो जाता है, तो गेहूं अपना चोकर में चल जाता है। तो हमें तो कुछ लेना ही नहीं है, हमें तो सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हमें तो जितना भी दूध है, जितना दही है, दूध है, जो सब खाने में ही यूज होता है हमारा, बिक्री तो होता नहीं हमारा। तो इससे जो है, जब से दूध पिया है हमने गाय का, तब से एक प्रैक्टिकल किया हुआ है कि स्वस्थ, सब पूरा घर निरोग है। मतलब पूरे घर में कभी दवा गोली की जरूरत पड़ जाए, कभी मतलब 150 रुपए की कभी जरूरत पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना जो है मैं देख रहा हूँ कि दसियों साल से हम लोग, ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि हम लोग अस्पताल में भर्ती होने की कगार पे कहीं आए हों। ये मेरा प्रैक्टिकल है, जो देसी गाय का दूध पीने से, ये मेरा अपना अनुभव तजुर्बा है। और हम लोगों को यह है कि सुबह जल्दी, एक तो गाय के बहाने से सुबह जल्दी उठने की आदत है। वैसे भी हम 3-4 बजे उठे जाते हैं, और 4 बजे तो हर हालत में ही उठ जाते हैं, सब लोग उठ जाते हैं। तो वो अपने गाय का चारा पट्टा करना है, नाद करना है, गोबर हटाना है, जी करना है। तो वो सब पूरा योगा जो है हमारा, सुबह सुबह पूरा योगा हो जाता है, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी ऋतु हो। अब उत्तर प्रदेश में है, चूंकि ऋतु तो 3 हैं अपनी, गर्मी, बरसात, जाड़ा। तो ये तीनों ऋतुओं में हम लोग उसी टाइम से उठ के अपना पूरा योगा हो जाता है, समझ लीजिए। कभी कभी तो ये होता है, शाम को अगर चारा आलस कर गए, चारा नहीं खाना, तो उनने कहा सुबह चारा खा लेंगे। अब चारा के लिए हमारे पास इस समय इंजन नहीं है, हाथ से ही चारा खानते हैं। तो हाथ से खानते हैं तो पूरा योगा तो मशीन पे ही हो जाता है। ये गड़ा अगर प्यार खांद लिया, ये गड़ा उधर आगोला खांद लिया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इससे ये है अगर ये सहकारिता के माध्यम से, अगर गांव में हर घर में दूध की व्यवस्था हो जाए, तो सहकारिता के माध्यम से हम लोग इतना बड़ा व्यापार कर सकते हैं। और शुद्ध रूप से, जैसे 1200 रुपए का अगर रेट है, तो हम उसे 1500 रुपए में अगर घी देना शुरू कर दें, तो एक अपना एक मॉडल बन जाएगा कि हाँ, ये देहात का दूध है। अभी हमारे मिलने वाले हैं शहर में। तो शहर में जब भी हम जाते हैं, तो वो हर बार कहते हैं कि अरे गंगवार साहब, मट्ठा लेके आना है अपने गांव से, तो आपका मट्ठा बहुत अच्छा है, आपका मट्ठा बहुत अच्छा है। तो मतलब मट्ठा जब हम लेके जाते हैं, तो हम बेचते नहीं है, हम उनसे कह देते हैं कि भैया आएंगे तो मट्ठा ले आएंगे, तो बोतल 2 बोतल। तो जब जाते हैं, तो 5 लीटर मट्ठा हर बार अपना लेके जाते हैं। तो 1-1 लीटर 4-5 घरों में दे के आते हैं, जब भी बरेली जाना होता है तो। अब चूंकि बरेली से 32 किलोमीटर मेरा गांव है, इंटीरियल गांव में हम रहते हैं। 32 किलोमीटर, 1 घंटा जाने में लगता है बरेली तक जाने में। तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कभी लगता है, कभी कभी 15 दिन में 1 दिन जाना होता है बरेली। तो ऐसे हम जाते हैं। तो गांव की हमारी हर चीज, चाहे मट्ठा हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, कुछ भी चीज है, हमारा हंडी का दूध होता है। दूध हंडी में उठा जाता है। तो सब लोग जो है इसको ये सोचते रहते हैं कि यार वहां जाएंगे तो वहां दूध मिलेगा। और हमारे यहाँ चाय बनती नहीं है, हमारे यहाँ चाय बनती नहीं है, 8 साल हो गए, 8 साल चाय बनती नहीं। कोई मेहमान आए कि चाय बनाएंगे, तभी चाय बनती है। और दूध ही पीते हैं सब लोग, दूध, मट्ठा, यही सब चीज पीते हैं। ये मेरा अपना अनुभव तजुर्बा है। बस इतना ही कहना है, धन्यवाद। देखिए, आज का विषय जो है, ये किस पक्ष को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना महत्वपूर्ण है। हम लोग उद्यमिता के पक्ष को आगे रखते हुए आज की चर्चा कर रहे हैं। अब उद्यमिता की बात करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे लघु उद्योग का मतलब क्या, जो 2 लोग 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनकी बात आती है।
तो अभी की जो स्थिति है, जो पूरा पैटर्न बना है, जिस तेजी से पिछले 15 साल में लघु उद्योगों के ऊपर खतरा मंडराया है इस ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की वजह से, तो यहाँ पर लघु उद्योगों को अपने बिजनेस मॉडल को रिडिफाइन करना पड़ रहा है और मार्केट में किस तरह से बने रहें उस पे काम करना पड़ रहा है। मिलावट ने अवसर दिए हैं, तो जो ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन ने समस्याएं खड़ी की हैं, उसमें भी अवसर हैं, लेकिन समस्याएं कुछ ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं और वो बड़े बड़े प्लेयर मास में प्रोडक्शन करके और रेट में और क्वालिटी में डिफरेंस क्रिएट करके और बहुत तेजी से जो छोटे उद्योग हैं उनका मार्केट खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का दौर है, यहाँ पे करोड़ों लोगों की आजीविका जो है ये दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध से संबंधित उद्योगों से जुड़ी हुई है, कारोबार से जुड़ी हुई है। एक छोटा दूधिया हो, या फिर दूधिया से इतर छोटे छोटी डेयरी चलाने वाले हों, या फिर गौशाला संचालक हो, या सभी जो हैं आज के दौर में इस डिजिटल रेवोल्यूशन के उसमें आ गए हैं, दायरे में आ गए। तो अब इन स्थितियों में चीजों को कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, विचारों का आदान प्रदान, पॉलिसी नीति स्तर पर किस तरह से मिलकर सामूहिक तौर पे अपनी आवाज को बुलंद किया जाए, और किस तरीके से हम मिलकर सारी चीजों को एक आगे ले जाएं संगठित तौर पे। क्योंकि जो संगठित उद्योग हैं उनके साथ पावर क्या होती है कि उनकी आवाज गवर्नमेंट तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो संगठित बड़े उद्योगपति होते हैं उनका एक डिपार्टमेंट ही होता है जिसे गवर्नमेंट रिलेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। वो केवल और केवल गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के विभागों से संबंध बनाने का, अपने मन मुताबिक की पॉलिसियां नीतियां बनवाने का, और उस पर जो कमियां होती हैं उनको दूर करवाने का काम किया करता है। तो ये जो गवर्नमेंट रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, या ये बड़े उद्योगपतियों के लिए तो एक एक कंपनी की एक हिस्से के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन छोटे उद्योग क्या करें जिनका कोई माई बाप नहीं है? छोटे छोटी एसोसिएशन बनी भी तो वो नेतागिरी से इतर कुछ सोच ही नहीं पाती। और अभी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जो उस विषय के लिए काम करने के लिए बनाई गई होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि वहां पे जो आदमी बैठता है वो आदमी बाद में चीजों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है और जो मूल विषय होता है उससे भटक जाता है। उदाहरण ये है कि एक ट्रेडर्स के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई थी, लेकिन वो ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर थे उन्होंने अपने पर्सनल गेन के लिए वो पूरा मूवमेंट ही बेच दिया। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से कोई कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। तो जो छोटे उद्योग हैं और छोटे कारोबारी हैं इनका कोई माई बाप नहीं है। और जब माई बाप नहीं है तो अवसर भी वो तलाश नहीं पाते, और जो आने वाले समस्याएं हैं उनको भी नहीं देख पाते। तो ये थोड़ी सी एक विकट समस्या है, और इसमें एक थोड़ा सा बड़ा लेंस लेके देखने की आवश्यकता है। यही मेरा कहना है। बहुत सारे वक्ता और बहुत सारे यहाँ विद्वान हैं, उद्यमिता के एंगल से आज चर्चा हो रही है। दुग्ध और दुग्ध प्रसंस्करण में उद्यमिता, उसके अवसर और चुनौतियां, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा अन्य साथियों से वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रतीक जी, आपने अपना हैंड रेज किया है, अपनी बात रखें। प्रतीक जी, प्रतीक जी। जी हम लोग मतलब ज्यादातर अपने टॉपिक से टिके रहते हैं, बाकी मतलब ऐसे वो जो दूध के घी के कैलकुलेशन के विषय में बताया गया था उसके विषय में हमें थोड़ा चर्चा करना था, पर वो कभी बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग अपने विषय के अनुसंधान में बात करते हैं।
जी, नहीं नहीं, आप अगर आप बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बता दिया कि ये विषय है, लेकिन अगर उस विषय पे कुछ नहीं कहना है, कुछ ऐसा विषय जो बात हो गई इसी सत्र में उस पर बात रखना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप रखिए। बताइए क्या कैलकुलेशन के बारे में आप बताना चाहते मैं ये कहना चाहता था कि जैसे हमने मोटा मोटा गिन लिया कि 60 रुपए लीटर हमारा दूध है, 100 लीटर दूध में से हम लोग 5 लीटर घी बना देंगे। अब जब जो व्यक्ति बना रहा है उनको पता है कि 5 लीटर घी सबसे पहले नहीं बनता है, उसमें से 3.5 किलो से ज्यादा घी नहीं निकल सकता है 100 लीटर में से। तो यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन आ जाता है 1200 से सीधा 1700 पे। हमें ये कोऑर्डिनेशन बिठाना है एक एक विचारधारा वाले सभी लोगों के अंदर, रेट के विषय में भी समानता आए, इसीलिए ये विषय मैं रख रहा हूं, अन्यथा ना ले इसको। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं प्रतीक जी, मेरी बात सुनिए। चलिए मेरी पॉइंट भाई भाई, जी, मैं हाँ, थोड़ा फिर कहते मैं हुए झिझक रहा। और आगे जी मैं जी बताना बिल्कुल, चाहता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा आई एग्री बताने विद यू। दीजिए। हाँ क्योंकि जी। हैं? क्या ओबे है, जी सिर्फ बोल लेने सिर्फ दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। जी हाँ, सिर्फ प्रतीक यहाँ जी पे बोलिए। काम नहीं अटकता है। अगर हम बिलोना प्रोसेस से जब घी बनाते हैं तो जो माताएं बहनें वो घी बनाती है, जैसे किसान अपनी मजदूरी की हुई मजदूरी धान के या मतलब अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, फार्म प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाता है, और वो सिर्फ मजदूरी ही होती है, उसको कुछ उसका मिलता नहीं। अगर वो नौकरी करने जाता है तो उसको हर महीने फिक्स मिलता है। ऐसे ही जो माताएं बहनें घी बनाने की प्रोसेस में लगती है, दूध गर्म करना है, दूध से दही बनाना है, दही से फिर मक्खन निकालना है, सब प्रोसेस जानते हैं। जितनी प्रोसेस बदलती है उतने बर्तन होते हैं, और हर बार उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इस 1700 में हम क्या उनकी मेहनत को ऐड कर रहे हैं? अगर हम इन सब चीजों को ऐड करेंगे तो हमारा रेट कहाँ पहुंचेगा? बस हमको सब लोगों को मिलके उस चीज पे स्टैंडर्डाइजेशन पे आना है। दूसरी बात कि हम ये 100 लीटर जो दूध निकाल रहे, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या क्या चीज मतलब ध्यान में रखा जा सकता है, इसके ऊपर पूरा अलग से एक सत्र हो सकता है। स्टैंडर्ड ये 100 लीटर दूध किसी ने सिर्फ गेहूं की भूसी खिला के किया, या किसी ने चना की चोकर खिला के किया, किसी ने बिनोला की खल खिला के किया, या किसी ने सरसों की खल खिला के किया। हर एक फूड की अपनी वैल्यू है, हर एक फूड की अपनी अपनी वैल्यू है अपने अपने एरिया में। जो जो लोग खेती के साथ गौपालन करते हैं उनको तो सस्ता पड़ेगा ही, पर जो लोग शहरों में रखते हैं गाय, जहां पे गाय की अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है और वहां मार्केट भी है, जहां पे हम गाय माता के विषय में प्रचार प्रसार भी अच्छे से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे जो उद्योग है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं सिटी में, गाय के माध्यम से, मतलब जैसे गौशाला के माध्यम से, उनके अधर उत्पाद के रूप में। तो वहां पे अब ये समझिए कि वहां मतलब उन लोगों को चारा कितने रुपए में पड़ता है, उनको खल कितने रुपए में पड़ती है, वहां पे लेबर की रेट ज्यादा है। तो ये जो 60 रुपए हमने डिसाइड किया, वहां पे दूध निकालने की कॉस्टिंग कितनी होती है, ये सारे चीज स्टैंडर्डाइजेशन में ध्यान रखे जाए। फिर जाके हम ये 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए जो कुछ भी रखना, या डेयरी का रेट ही भले मान लीजिए कि 42 रुपए, 42 रुपए 4.5 फैट का दूध, ठीक है। पर वो किस तरीके से डिसाइड होता है वो भी हम लोगों को पैरेलल देखना होगा, और वो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करके करना ही है। जो लोग अपना सिर्फ ब्रांडिंग करके 50%, 30% प्रॉफिट लेके मतलब निकल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मार्केटिंग पे, अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट पे, सेलिब्रिटी मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। गौशाला जो दूध दूध या घी नहीं बेच पाती है उनसे वो सस्ते रेट पे जितना हो सके उतना उसको गिराते हैं। अगर आपका घी नहीं बिकता है, मैं बल्क में खरीद लूंगा। कितने में देंगे? 1800 में। मैं 5 किलो लूंगा, आप मुझे 1500 में दे दीजिए। जिनका बिकता नहीं है उनको मतलब अपने कलेजे पे पत्थर रख के उसको वो दे देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भी नहीं बिकता है तो वो गाय का फूड भी नहीं आता है एट द एंड ऑफ द डे। और शाम को लेबर भी पैसा मांगती है और गाय खाना भी मांगती है। जो अपने दो हाथ से दो गाय पाल रहे हैं उनके लिए ये विषय नहीं है। जो 25, 30, 50 गाय का एक यूनिट खड़ा किए हैं गांव में या शहर में, उनके लिए ये चर्चा है। और फिर उनको दिक्कत होती है
ऐसे लोग उनसे ले लेते हैं। अब वो डायरेक्ट किसी को सेल करने जाएंगे तो उन्हीं की क्वालिटी का कोई अच्छा गौ मतलब उसकी गौ सेवा से प्रभावित होकर कोई उसको 3,000 देगा, पर वही चीज किसी ने उससे 1,500 रुपए में ली और वो उसने 3,500 में बेच दी। ऐसा भी माहौल अभी बन चुका है अब सोसाइटी में। तो गौशाला वाले एकजुट होकर खुद ही मार्केटिंग करें, उन्हीं का खुद का सभी का एक मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म हो जहां पे उनकी समस्याओं को भी सुना जाए और दूसरी तरफ उनके रेट और क्वालिटी को भी मतलब ऐसे रखा जाए लोगों के बीच में, और एक कॉमन मार्केटिंग हो। मैंने एक एग्जांपल लिया था अंडा वाला, जो मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं मतलब ऐसे दूसरी बार बोल रहा हूं कि जैसे एग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हुआ, ऐसे गौशाला एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो सकता है। उनकी गौ उत्पाद के विषय में जन जागृति के लिए मास में प्रोडक्ट मतलब मास में अवेयरनेस प्रोग्राम, मास में पब्लिसिटी प्रोग्राम, उसके बेनिफिट्स को सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या डिजिटल मतलब जैसे टीवी वगैरह में उसका पब्लिसिटी करे तो जाके होगा। संडे हो या मंडे, रोज पियो गाय का दूध, ऐसा भी क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सब चीज करके हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पूरे इंडस्ट्री को उठा सकते। अभी तो ये मैं देख रहा हूं, मैं अहमदाबाद की पेरीफेरी में हर रोज दूसरे या तीसरे दिन एक गौशाला बंद होते हुए सुन ही रहा हूं, और ये पिछले 5 से 7 साल का काम है। पहले शुरुआत में जोश जोश में सभी लोगों ने चालू कर दिया, 2-3 साल अपने खुद के पैसे भी लगाए, पर एक लिमिटेशन आ जाती है व्यक्ति के अपने खुद के पैसे लगाने की, जहां पे उनका परिवार नहीं जुड़ता है। मेरे लिए सद्भाग्य ये है कि मेरा परिवार मेरे कार्य के साथ जुड़ गया 3 या 4 साल के मेरे संघर्ष के बाद, तो मैं इस चीज को सरवाइव कर पाया और आज भी मैं कर पा रहा हूँ। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार वाले गोबर के कार्य के साथ नहीं जुड़ पाते। शहरों की ही मैं बात कर रहा हूँ, गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शहरों के आसपास की गौशालाओं की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति को गाय का विषय पसंद आ गया, उसने 3-4 गाय से चालू किया, धीरे धीरे उसने अच्छा देख के 15-20 गाय कर ली। फिर उसके बाद एक लेवल आ जाता है जहां पे उसकी प्रोडक्ट बिकना भी बंद हो जाती है, पैसा भी उसका पुश अंदर मतलब ऐसे अंदर आना बंद हो जाता है, और फिर वो अकेला पड़ जाता है। और जब लोगों के बीच में जब जाता है तो वो लोग उससे मुंह फेर के साइड में हो जाते हैं, मतलब चलो ये तो गाय वाला आ गया, अभी अभी अपने घी दूध की बात करें। अभी जो लोग गाय के विषय के अंदर चर्चा कर रहे हैं अलग अलग मंच पे, अलग अलग जगह पे, उसका जितना भी लोग पॉलिटिकली गाय के नाम का यूज कर रहे हैं ना, कम से कम उनके घरों में गाय का घी और गाय का दूध होना चाहिए। उनको गौव्रती बनना चाहिए, उनको दूसरे के घर जाके कि आपके घर पे गाय का दूध आता है तो ही आपके घर की चाय पीऊंगा। अगर चाय से हम परिवर्तन लाएंगे तो तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। आपके घर पे गाय का दूध नहीं आ रहा है, हम आपके घर की चाय नहीं पियेंगे। यहां से शुरुआत करेंगे तब जाके होगा। मैं आपको बहुत लास्ट में मैं बहुत सिंपल सा बात बता देता हूं। हमारे अहमदाबाद की ही मैं बात करूं, जो मेरे प्रत्यक्ष में मैं वही बात करूंगा। अहमदाबाद के अंदर माताएं बहनें दूध लेने से इनकार करती हैं। व्यक्ति रैशनल होके डिसाइड कर लेता है कि मुझे अभी अपने बच्चों को अपने परिवार को गाय माता का स्वास्थ्यप्रद दूध देना है, पर माताएं उनको मना करती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी चाय अच्छी नहीं लगती है। गाय के दूध की चाय अच्छी नहीं लगती, भैंस के दूध की चाय बहुत बढ़िया लगती है। और अभी तो अमूल का टी स्पेशल आया है, टी स्पेशल की चाय बहुत बढ़िया लगती है। हम लोग टी स्पेशल से ही चाय बनाते। तो अगर हम लोग जहां पर भी जाए, अब अभी हम इस ग्रुप में 50-100 लोग होंगे। उस 50-100 लोग अगर 50-100 लोगों के पास जा रहे हैं हर रोज, तो उनके उनके घरों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि गाय के दूध की भी चाय अच्छी लगती है। और जो बहुत लगातार बहुत सालों से जो पी रहे हैं, उनको तो पता ही है कि उन अगर वो 4-5 साल से गाय के दूध की चाय पीते हैं तो उनको दूसरी चाय में स्मेल ही आना चालू हो जाता। पर ये परिवर्तन अगर नहीं आएगा, रसोई का पूरा कब्जा माताएं बहनों के पास होता है। धन्यवाद प्रतीक जी। ये विषय जो है ना, ये बहुत गहरा है, और अगर हम एक ही दिन में सारे पक्षों को बात करेंगे तो शायद चीजें काफी बिखर जाएंगी। जी जी। उमेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं प्रतीक जी की बात को ही समर्थन कर रहा हूँ। वो बस लास्ट में ये बता देते कि वो कैलकुलेशन से कितना पड़ रहा है घी, तो सभी हम सब के लिए तो समझ में आ जाए ना। जैसे मैंने अपने बच्चे को कहा कि भाई 2,500 रुपये किलो से कम का घी तो असली घी होने का डाउट है, तो वो तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी। इनकी कैलकुलेशन सही है, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा।
प्रतीक जी, क्या क्या पड़ता है, कितना एक प्रतीक जी कितना पड़ना चाहिए घी पर केजी? जी 2500 तक अगर आ रहे हैं, अगर हम मतलब 1200 से अगर 2500 आ रहे हैं, तो हमको भी गौशाला के वो मतलब ऐसे मतलब रखने को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अब नहीं मैं नहीं अब ठीक है। मैं बाकी सभी साथियों से मुखातिब हूँ जो बाबा रामदेव का और इनका 600 रुपए किलो घी अगर ले रहे हैं, तो वो मन में विचार करें कि क्या मिल रहा है। और दूसरा ये होता है, हर क्योंकि एक जो व्यक्ति का। गोपालक हैं हमारे ग्रुप में जो बोल रहे हैं, उनका अपना कैलकुलेशन है कि 2,500 रुपए किलो से कम में नहीं मिलना चाहिए। तो बाजार वाला जो 600 रुपए किलो घी है वो कैसा घी होगा, ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये मैं सभी के लिए मतलब मैसेज डाल रहा हूँ जी। जी। तो अन्य कोई साथी कोई विचार रखना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अनिल राठी जी। अनिल जी। अभी भाई जी ने जो बोला बहुत सत्य बोला है। मैं भी उनके बात का समर्थन करता हूँ। मेरे पास में भी 2 गाय हैं और मैं जानता हूँ दूध में वेरिफिकेशन आने के भी कई कारण होते हैं। और कुछ लोग केवल आयुर्वेदिक ही खिलाते हैं गौ माताओं को। आयुर्वेदिक चारा हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, और कोई भी किसी भी तरह की दूसरी दवाइयाँ गाय को नहीं देते हैं। और जो गाय पालते हैं उनकी ये जो मजदूरी है, जो बर्तन का खर्चा है, जो बर्तन की घिसाई है, बार बार पानी है, ये सबका खर्चा उन्होंने जोड़ा, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद 2500 रुपए किलो घी बेचता हूँ, इसलिए मैं भी ये इस मूल्य का समर्थन करता हूँ कि 2500 रुपए से कम में अच्छा घी नहीं बनता है। 2200 बिल्कुल रुपए सही तो घर बात। में घी। बस, धन्यवाद। धन्यवाद। अन्य साथी कोई इस विषय पे बात रखना चाहते हैं? जी भाई धनंजय साहब। जी। जी। जी जी दीपक जी। भाई धनंजय साहब, जी। ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो बहुत बढ़िया बात हुई। इसके लिए हमको विश्वास कमाना होगा कि मतलब हम गाय मतलब देसी पाल रहे हैं, अच्छा घी बना रहे हैं। और बाकी बाबा रामदेव का हमको वो उन्होंने तो अपना दिए बताया भी है, उनके जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, कि कैसे हम 600 रुपए में बेच पा रहे हैं। क्योंकि उनका लघु उद्योग नहीं है, वो दो चार गाय पर काम नहीं कर रहे हैं। वो बल्क में दूध लेके मतलब दूसरे से, और दूध का मतलब फैट निकाल के और दूध का दूध ही बेच ले रहे हैं, उसके बाद क्रीम से घी बना रहे हैं। भाई साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ तो रही है, आ रही है। उन जी वो मतलब उनके दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। जैसे अमूल की बात हो रही थी, अमूल में तो यहाँ तक है कि दूध का पहले दूध से क्रीम निकाल के उसके बाद उससे कई बाई प्रोडक्ट और सारा निकाले रहे हैं। जो पनीर का पानी बहा देते हैं हम लोग, उससे वो मतलब प्रोटीन के बहुत सारे चीजें बना रहे हैं। फिर जो वेस्ट बचता है उससे खाद बना लेते हैं। तो वो तो पानी का पैसा बना ले रहे हैं। हाँ, यहाँ सोचना अपने पर है कि हम किसान जो अपने स्तर पर गौशाला या गाय पर रख के अपना काम कर रहे हैं, हमारे ग्राहक को हमारे साथ क्या जुड़ाव हो, जो मतलब हमारा उपभोक्ता है और हम स्वयं मतलब जो उत्पादक हैं, इनके क्या संबंध है और क्या मतलब हमारी लागत आ रही है, कितने में हम मान लो। कभी कभी हम जो उत्पादक हैं, कभी कभी उपभोक्ता भी तो हैं। हमको 2500 में जब लेने जा रहे हैं तो हमको कैसा लग रहा है, और हम बेच रहे हैं तो कैसा लग रहा है, दोनों बात को सोचते हुए किसानों को मतलब एक लागत कम आवे और उत्पादन सही हो, इस पर भी ध्यान देना होना चाहिए। जी। यही बात कहना चाह रहे थे भाई। बाकी गोपाल जी। अच्छे प्रयास हो रहे हैं, अच्छा मतलब सबके विचार अच्छे आए हैं और ठीक जी है। लेकिन उनके पास बहुत सारी मशीनरी है, मशीन का प्रयोग कर ले रहे हैं, दूध की पेराई कर ले रहे हैं। तो कौन दूध उनका 60-70 रुपए में दूध उनका फिर भी बिक जा रहा है। 60 रुपए में, 50 रुपए में खरीदते हैं और 70 रुपए में दूध वो बेच ले रहे हैं पैकिंग करके। उसके बाद उनका घी अलग से बनी जा रहा है। जी। वो दूध गोपाल। पकाते थोड़ा हमारे तरीके से, मतलब वहां पर के दुधान में रख के या मतलब बिनौला कर रहे हैं। वो उनका थोड़ा है काम, उनका मशीन से निकाला, क्रीम अलग निकाली, उससे दूध अलग बिक रहा है और सब सिस्टम उनके अलग चल रहे हैं। घी अलग बन रहा है उनका, वो 650 में बेचने में फायदा है। लेकिन अभी उन लोगों ने अभी पैकिंग अगर देखो, अभी आज हम घी की मार्केट में गए थे, मतलब 2-3-4 जगह, तो उसमें देखा कि मतलब किसी के पास 1 लीटर या 1 केजी में घी नहीं है।
635 ग्राम का पैकेट आ गया है, 650 ग्राम का आ गया है, 750 ग्राम का आ गया है, 985 ग्राम का आ गया है। इस प्रकार से मतलब घी की पैकिंग आई है। ये 2-3 महीने में मतलब रेट वही है जो पहले 1 किलो का था। रेट नहीं घटाया बढ़ाया है, वजन घटा बढ़ा दिया। जैसे निरमा साबुन और उसमें मतलब कभी सुना होगा, वैसे मतलब घी का भी आज के डेट में मतलब चल रहा है। हाँ, घड़ी का यही 10 रुपए का मिलता था, 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन वजन उसका मैं मतलब बोल रहा ढाई था, सौ के आपको बजाय बताऊंगा। 250 ग्राम हो गया। यही जी ऑर्गेनाइज, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध, जी संगठित। ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने पॉलिसी लेवल पे ये चेंज करा लिया कि ये लोग डे टू हाँ डे बेसिस पे अपने जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनके वेट में वेरिएशन ला सकते हैं। तो अब हाँ उसी का इस्तेमाल करते हुए, पहले क्या होता था कि एक स्टैंडर्ड वो होता था कि इतना वेट का होगा, इतना वेट का होगा, इतना वेट का होगा, इतना वेट का होगा। तो अभी क्या है कि वो सब अपने हिसाब से, जी कोई वो 45.45 ग्राम का भी बना रहा है, तो कोई 50 का बना रहा है, तो कोई 53 का बना रहा है, तो कोई 66 का बना रहा है। तो ये सब एक सिंडिकेट के तहत हाँ ये सारी ही हैं और हो रही हैं। तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। इसीलिए छोटे उद्योग खत्म हो रहे हैं, छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो इन सब छल कपट से निपट नहीं पा रहे हैं। यहाँ दूधिया अगर एक दिन आपको 1 लीटर दे, दूसरे दिन आपको 1 लीटर में थोड़ा सा 50 ml कम दे दे, तीसरे दिन 60 ml कम दे दे, तो आप जो है आप क्या उससे लेंगे? लेकिन अलग अलग तो हो जाएगा। हाँ, पैक्ड में जो है, ये मामला जो है, ये बड़े स्केल पे ये गेम करने के लिए इन्होंने इसको हथियार बना लिया है, क्योंकि अब वो पॉलिसी में ले आए और वो कर सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। गोपाल जी, कुछ वो कर कहेंगे रहे आप? हैं बिल्कुल। आज हम किसी भी कंपनी का 1 किलो में घी नहीं मार्केट में मिला पूरे उसमें, या जी जी 1 लीटर में भी नहीं मिला। एक जी लीटर जी या 1 किलो में कोई किसी कंपनी का घी नहीं है। जी। हेलो। नौ हाँ सौ बोलिए ग्राम गोपाल का जी। है, 650 ग्राम का है, ऐसा करके जी, आया है। गोपाल जी। रेट हेलो। में वही है कि हाँ हाँ, बोलिए गोपाल जी। धनंजय जी की बात ही समाप्त नहीं हो रही है, वो एक ही बात को 14 बार बोल रहे हैं, तो अरे कृपया करके ठीक है, इससे जी परहेज करें। हाँ। आप आगे जी बात करें। जी। मेरी जो है जिज्ञासा और शंका इस विषय को लेकर के एक मात्र है, और वो ये है कि एक वीडियो में मैंने देखा कि गाय को दूध बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, उस इंजेक्शन में जो केमिकल का यूज होता है, वो इंजेक्शन कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में प्रतिबंधित नहीं है। और ऑक्सीटोन या कुछ इसी तरह का है, और भी है। ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। उसमें जो है उसके जो परिणाम है, उसके ऊपर में जो मानक है और उसकी मॉनिटरिंग कुछ है नहीं। कौन लगा रहा है, उसका क्या परिणाम हो रहा है। और इसके कारण जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो ये है कि उसके कारण स्तन कैंसर के की पेशेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मेरा तो इसके संबंध में जो एक मॉनिटरिंग भारत सरकार की है वो एफएसएसआई है, और बाकी जो है अन्य संस्थाओं को भी इस पे सक्रिय होना चाहिए। और क्वालिटी चेकिंग क्राइटेरिया ही नहीं है। अभी भी गांव में कई लोग मिक्स घी जो है वो बेचने के लिए चले आते हैं, और वो ये भी नहीं सोचते कि इतने कम दाम में कोई घी कैसे दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इस विषय के ऊपर में जागरूकता की भी आवश्यकता है। लोगों को बताया जाना चाहिए सरकारी स्तर पर भी, और कि भाई पशुपालकों को और गौशाला संचालकों को। तो ये एक गंभीर मुद्दा है कि हम जो है दूध बढ़ाने के लिए पैसे की होड़ में हम दूसरे का प्राण लेने पे, और दूसरे का पूरा घर बार कैंसर के पेशेंट्स के कारण बिक जाता है। तो हमें इसके ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। बाकी सब तो सब विषय पर चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन मैं तमाम इस बिंदु के ऊपर में तमाम गौशाला संचालकों, पशुपालकों और पशु के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों
और इस दिशा में जो कार्य करने वाले स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गंभीर विषय को ध्यान में रखें। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। अन्य कोई साथी जिनका अभी जो विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, फिर भी कोई आखिरी आखिरी प्रश्न या आखिरी विचार किसी की तरफ से? विनोद सिंह जी और हमारे अन्य साथी, कोई भी? वैसे समय हो चुका है, और अगर किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है या कोई विचार नहीं है, तो हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई हैं यहाँ से, कि किस तरह से जो रेट वेरिएशन के कारण एक फर्म की स्थिति बनी हुई है, स्टूडेंट इंडस्ट्री में जो है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, और इस तरीके से बड़ी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनसे निपटने की आवश्यकता है। प्रतीक जी, आखिरी में आप ही समापन करें और आप ही अपने विचार, जो अंतिम बचे हुए विचार हैं, वो रखें। प्रतीक जी। जी नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि जैसे आज हमारा था गौदुग्ध प्रसंस्करण आधारित लघु उद्योगों के समक्ष भविष्य के अवसर व चुनौतियां। तो इस पूरे विषय मतलब अभी अभी तक की जो चर्चा है उसमें देखी, उसमें चुनौतियों के रूप में तो हमने बहुत कुछ देखा, जैसे रेट के वेरिएशन, स्टैंडर्डाइजेशन, और लघु उद्योगों के अवसर के विषय में हमने देखा कि हम लोग जैसे कोऑपरेटिव या ऐसा पनीर और चीज वगैरह का लघु उद्योग बन आगे बढ़ाया जा सकता है। एक चुनौती जो मुझे मतलब सभी के बीच में रखनी है वो है स्किल गैप। ये जो गौदूध मतलब जो दूध का जो वैल्यू एडिशन, तो उसके अंदर अभी नए के अंदर उतना मास ले आ रहा है, जितना जितना आईटी के रूप साइड जाते हैं, जितना मैकेनिकल की तरफ जा रहे हैं, जितना इसी की तरफ लोग जा रहे हैं, अलग अलग ट्रेड की तरफ जो लोग जा रहे हैं, जितना इंजीनियरिंग के रूप में मतलब साइड जा रहे हैं, उतना ही नया जो 12वीं और कॉलेज के बाद वाली जो युवा है वो इसके अंदर आने से अभी कतरा रहे हैं। इसकी जो भी कुछ चुनौतियां लोगों ने आज तक देखी है उसके चलते, तो उसके विषय में भी आगे अलग से चर्चा की जा सकती है। बस यही था, एक ये मुद्दा है आने वाले समय में इसके रिलेटेड क्या स्किल सेट हो सकते हैं और उसके स्किल गैप को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके विषय में आगे चर्चा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो अच्छा, इसमें दूसरा कुछ अभिषेक जी, दूसरा जो लिखा है 24 व 25 नवंबर को रानीगंज सिंधी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में। जी जी, वो 24 और हाँ 25 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रालेगण सिद्धि में हो रहा है। हमारे कई सारे साथियों को उसका मालूम है, जी कुछ वहां पर आ भी रहे हैं। और जी जो साथी और उसमें जुड़ना चाहते हैं वो कृपया जो है अपना नाम नंबर दे दें, ताकि हम उनको इनवाइट कर सकें। और बस इतना ही है, क्योंकि समय काफी कम है, तो लगभग जो वहां पर पार्टिसिपेंट की लिस्ट है वो कंप्लीट है। लेकिन फिर भी कोई अगर आना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, या फिर मैसेज चैट बॉक्स में लिख के दे सकता है, हम उससे संपर्क कर लेंगे। ठीक, समय हो चुका है। आप सभी ने बहुत धन्यवाद धन्यवाद सभी का। प्रतीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उमेंद्र जी आपका धन्यवाद, गोपाल जी और सभी साथी, आ, आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि चर्चा से ही कुछ रास्ते निकलेंगे और इस रास्ते से हम लोग सफलता पाएंगे। और समय हो गया है, तो इसलिए सभी को शुभ रात्रि। आ, ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को थोड़ी सी कुछ अन्य बात करनी है तो वो कर सकता है, अभी रिकॉर्डिंग ये बंद नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। धन्यवाद। अभिषेक जी आप आ रहे हैं ना?